सो हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना। और मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है और ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले बच्चों के लिए है। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से लास्ट मंथ प्लान तैयार किया है। इन लास्ट 30 दिनों में आपको किस तरह से अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाना है, अच्छे अंजाम तक पहुंचाना है, इस 30 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, इस 30 दिनों में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करनी है और जो भी तैयारी आपने कर रखी है उसको कैसे अच्छी तरीके से फिनिश करना है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हम लोग के साथ इस वीडियो के एंड तक और आप पक्का इस वीडियो से कुछ अच्छी बातें सीख के जाएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि हमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में हम लोग को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स में जो मैं सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर सकते हैं। थ्योरी से मेरा मतलब ये है कि आपको डेफिनेशंस और डिराइवेशंस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स एग्जाम में ये देखा जाता है कि जो थ्योरी पार्ट है वो ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल काफी कम पूछे जाते हैं। इसलिए आपको डेफिनेशंस और डिराइवेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है। साथ ही साथ आपको जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो उसके साथ आप यूनिट जरूर लगाएं। जैसे कि अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं तो उसके साथ न्यूटन लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो टेस्ला लगाएं। तो इस तरह से आपको यूनिट का यूज करना है, क्योंकि अगर आप यूनिट को यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपके वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप जब भी कोई थ्योरी वाला आंसर कर रहे हो तो आप वहां पे डायग्राम्स भी बना सकते हैं। डायग्राम बनाने से आपका एक एडवांटेज हो सकता है कि अगर आप थ्योरी थोड़ा कम जानते हैं और आपने एक अच्छा डायग्राम बना दिया तो जो आपका टीचर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे वो वहां पे उसको आपको अच्छा मार्क्स दे देंगे। डायग्राम बनाने के साथ साथ एक और यहाँ पे चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको वहां पे उनको लेबल भी करना है। लेबल करना उतना ही जरूरी है जितना कि डायग्राम बनाना। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर ले अच्छी तरह से, और एक एक क्वेश्चन आप उसमें अच्छी तरह से समझ जाए, क्योंकि ये देखा जाता है कि काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब कि सेम आ जाते हैं या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम के बारे में बताया था, उसी तरह से आप एक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आया कि आप गॉस लॉ को डिफाइन करिए, तो आप गॉस लॉ को डिफाइन करने के साथ साथ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहां पे उसको आप एक अच्छी तरह से डिराइव करके एक एग्जाम्पल के साथ दिखा सकते हैं। आप लास्ट टाइम मतलब लास्ट डे रिवीजन के लिए आप फॉर्मूले और डिराइवेशंस का एक नोट तैयार कर सकते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। आप अपने लास्ट के दिन में फास्ट एक रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले टिप्स पे याद होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, उसके सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बनाने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने हैं अच्छी तरह समझ समझ के, क्योंकि देखा जाता है कि काफी बार जो सॉल्व प्रॉब्लम गिवन होती है बुक में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मेरे टाइम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एक क्वेश्चन था रेजिस्टेंस का, वो डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल से आ गया था। तो आप जरूर से जरूर सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को बनाएं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको फॉलो करना है जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कि आपको सारे स्टेप्स दिखाने हैं। वहां पे जितने भी स्टेप्स को प्रॉपरली दिखाना है, उसके साथ ही साथ आपको जो जो आप वहां पे फॉर्मूले यूज करें उन्हें अच्छी तरह से शो कर दें। इससे एक टीचर पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर को लगता है कि हाँ, बच्चा अच्छी तरह से हर एक चीज को जानता है, तो वो आपको काफी अच्छे मार्क्स देगा। तो पक्का आप जितने भी स्टेप्स हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं उनको साथ ही साथ अच्छी तरह से लिखते चले। तो इसके बाद चले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा फिजिक्स का पेपर होता है उसका क्या पैटर्न होता है। फिजिक्स के पेपर में हम लोग के पास टोटल 33 क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे हम लोग के पास 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में हम लोग के पास 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 4 असर्शन रीजन एमसीक्यूज होते हैं।
और सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारे 1 मार्क्स के होते हैं। मतलब कि सेक्शन ए में हम लोग के पास टोटल 14 क्वेश्चंस होते हैं और सारे 1 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी में हम लोग के पास 2 क्वेश्चंस होते हैं। वो 2 क्वेश्चन केस स्टडी के होते हैं। आपको एक केस पढ़ना पड़ता है, उसे स्टडी करना पड़ता है और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं दोनों केस में, लेकिन आपको कोई भी 4 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं सब 1-1 मार्क्स के हैं, मतलब कि जो सेक्शन बी है वो टोटल 8 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में हम लोगों के पास 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप आंसर टू द पॉइंट करें, जो भी आप एक्सप्लेन करें टू द पॉइंट करें, और साथ ही साथ अगर आप एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकते हैं तो एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर दें, और डायग्राम भी कर सकते हैं तो डायग्राम भी प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डी में हम लोग के पास 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि सभी 3 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे भी जो भी आप एक्सप्लेन करें, जो भी आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे है उसे टू द पॉइंट एक्सप्लेन करें, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें, और एग्जाम्पल अच्छी तरह से इसमें दे सकते हैं अगर अगर उसका नीड है तो, और डायग्राम भी आप बना सकते हैं और डायग्राम को अच्छी तरह से लेबल करें। वहीं पे जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो सेक्शन ई होता है। सेक्शन ई में हम लोग के पास टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में आपको पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। पार्ट्स में मतलब कुछ पार्ट थ्योरी का होगा, कुछ पार्ट न्यूमेरिकल का होगा। सेक्शन डी में भी इसी तरह से है, आपको पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ पार्ट थ्योरी का होगा, कुछ पार्ट न्यूमेरिकल्स का होगा। यहाँ पे जो तीनों सेक्शन में एक और बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये होती है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें और करके क्वेश्चंस दिए होते हैं, मतलब कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं तो इसके बदले आप ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में जिस टॉपिक में आपकी पकड़ अच्छी है, जिसे आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आप उसी को अटेम्प्ट करें तो ये अच्छा रहेगा। तो चलिए, फिजिक्स के बारे में बात करने के बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे और डिस्कस करते हैं कि हमें मैथ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिजिक्स के बाद अब देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है इन 30 दिनों में। तो जैसा कि मेरे फ्रेंड आशुतोष ने भी बताया कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, तो मैथमेटिक्स के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करें और साथ ही साथ एक्सरसाइजेज भी बनाएं। मतलब आपको ये ट्राई करना है कि इन 30 दिनों में कम से कम एनसीईआरटी को एक बार पूरी तरह बना लेना है। और दूसरी बात जो मैथमेटिक्स में ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। अब कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के क्या फायदे हैं? कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के ये फायदे हैं कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी एग्जामिनर दे रहा है तो वो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो आप ट्राई करें कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करें। जो भी क्वेश्चन ट्राई करें, भले कम क्वेश्चन बनाए, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनाए उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन रटने लगते हैं। वही बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं और उनके सामने नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, उनसे वो क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब सेकेंड पॉइंट के बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप सारे फॉर्मूले का नोट्स सही तरीके से बनाएं, शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्जाम से पहले आप मल्टीपल टाइम्स फॉर्मूले के नोट्स को रिवाइज कर सके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा ये है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सारे चैप्टर्स मिला दे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लेते हैं और मल्टीपल टाइम्स नोट्स को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो सारे फॉर्मूले बैठ जाते हैं। तो एग्जाम में आपको फिर फॉर्मूले याद करने में टाइम जो वेस्ट करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। मतलब बहुत जल्दी आपके दिमाग में फॉर्मूले होंगे तो आप जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको पूरा स्टेप क्लियरली लिखना है। जैसे आप आंसर जब कर रहे हैं एग्जाम में तो सारा स्टेप लिखें। अब इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, तो इन 30 दिनों में आप ट्राई करें कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके सारे स्टेप्स आप लिखें, और स्टेप्स के साथ साथ जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो भी मेंशन करना ना भूलें। इसके लिए आप एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए रहते हैं आप बिल्कुल उसी तरह ट्राई करें कि सारे स्टेप्स को एग्जाम में अपने आंसर में अच्छी तरीके से मेंशन करें। अब जैसा कि फिजिक्स में भी बताया गया कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तो मैथ में भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो
ये है हमारा ये है कि मैथ्स के पेपर जनरली लेंदी होते हैं, तो प्रीवियस ईयर आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से। प्रीवियस ईयर के साथ-साथ ट्राई करें कि सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी लगाते रहें और खुद से ट्राई करें। बड़े-बड़े जो लंबे-लंबे क्वेश्चन हैं, उसको भी ट्राई करें। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जब आप सॉल्व करें तो उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइजेज होते हैं। बहुत बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइजेज छोड़ देते हैं क्योंकि वो टफ क्वेश्चन होते हैं। तो ट्राई करें कि आप मिसलेनियस एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लें ताकि आप टफ से टफ क्वेश्चन एग्जाम के कर पाएँ, क्योंकि एनसीईआरटी से जनरली बाहर पूछता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका पैटर्न बिल्कुल एनसीईआरटी से मिलता-जुलता होगा। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो मिसलेनियस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्जाम में वो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो अब मैथ्स को कैसे पढ़ें, इन सारे पॉइंट पे तो हमने बातें कर ली। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा कि पहले भी बोला मैंने कि मैथ्स के पेपर जनरली लेंदी होता है। हाँ, लेंदी तो होता है, तो लेंदी होता है तो इसके लिए कुछ टिप्स मेरी तरफ से ये रहेगा, जैसे कि आप जैसे मूव करेंगे मैथ्स के पेपर में, तो पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फिर जैसे-जैसे पेपर में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो मार्क्स बढ़ता जाता है। जैसे लास्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो ट्राई करें कि वो क्वेश्चन आप फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लें। स्टार्टिंग में 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो आप जल्दी-जल्दी फिर 3 और 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए, वो आप एग्जाम में कर सकते हैं। और लेंदी पेपर को टैकल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप खुद बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें घर पे इन 30 दिनों में। अब मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए ये तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि मैथमेटिक्स के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पार्ट ए में 24 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में 56 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होता है और पार्ट बी में सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। पार्ट ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच ये क्वेश्चन होंगे। अब इसी में सेक्शन 2 जो होता है उसमें फिजिक्स की तरह ही 2 केस स्टडी आपको देखने को मिलता है। केस स्टडी में केस पहले आपको सही तरीके से पढ़ना है और उस केस से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप उन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। तो मतलब आपको इस 2 केस स्टडीज में टोटल मिला के 8 क्वेश्चन करने होंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के, मतलब सेक्शन 2 के हर क्वेश्चन मिला पूरे क्वेश्चन मिला के 8 मार्क्स हो जाते हैं। पार्ट ए के बाद अब देख लेते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 3, 4 एंड 5th। सेक्शन 3rd में 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स 2 मार्क्स के होते हैं हर एक क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, मतलब छोटे-छोटे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे। सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ तो 7 क्वेश्चन इसमें होते हैं, सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन 3rd वाले जो क्वेश्चन होते हैं या सेक्शन 4th वाले थोड़ा-सा लेंदी होगा क्वेश्चन, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा है, 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सॉल्यूशन उसका लंबा होगा। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि आप इन 30 दिनों में बड़े-बड़े क्वेश्चन या फिर अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करें। हाँ, पेपर में आपको ये भी थोड़ी-सी सहूलियत मिलेगी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में और करके ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। मतलब 2 और उसमें से आपको एक पार्ट करना होगा, और अगर लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि 2, जैसे एक क्वेश्चन दिया है और करके उसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, तो दोनों में से आपको बस एक क्वेश्चन करना होता है। तो ये थोड़ा-सा इंटरनल चॉइस की वजह से आपका पेपर थोड़ा-सा रिलेटिवली ईज़ी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो जो आपको आपका टॉपिक बढ़िया है, जो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, उसी से आप क्वेश्चन लगाएँ। तो अब मैथ्स के लिए बस इतना ही। मैथ्स के बाद अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि आपको केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी चाहिए। केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उनके सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि सॉल्व एग्जाम्पल से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, जैसे कि हमने
फिजिक्स और मैथ में बात किया, उसी तरह से आपको केमिस्ट्री के लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाना है, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे जितने भी नेम रिएक्शन है, सबको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे नेम रिएक्शन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ-साथ आपको टेस्ट भी, जो जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि टॉलरेंस टेस्ट हो गया और भी टेस्ट होते हैं, उनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं, जैसे कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा, तो वहाँ आप क्या बोलेंगे कि एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है और कीटोन नहीं देता है। उसी तरह से फर्स्ट डिग्री अमाइन, सेकंड डिग्री अमाइन में आपको दे देगा कि इनके बीच में आप डिफरेंशिएट करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारे टेस्ट बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके बाद आपको रिएजेंट सारे याद करने हैं, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएजेंट्स हैं, वो सारे याद करने हैं। उसके बाद आपको, जैसे कि हम लोग ने मैथ और फिजिक्स में बात की, उसी तरह से आपको केमिस्ट्री में भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर लें। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग, जैसे कि हमने मैथ और फिजिक्स में बात की, उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स में यूनिट मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे, तो जो आपके टीचर होंगे, वो आप मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। इसलिए यूनिट को ज़रूर मेंशन करिए और स्टेप्स और फॉर्मूले भी बहुत अच्छी तरह से लिखिए। स्टेप्स और फॉर्मूले लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री में यही इम्पोर्टेंट है कि केमिस्ट्री में आप, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी से ही रहेंगे। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह पढ़ लेंगे, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑर्गेनिक में इस तरह के भी क्वेश्चन देखे जाते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि आपको प्रोपेन से प्रोपीन बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो एनसीईआरटी, वो पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए, केमिस्ट्री के प्लान डिस्कस करने के बाद हम लोग मूव करते हैं कि केमिस्ट्री में जो पेपर होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। तो फिजिक्स की तरह ही केमिस्ट्री में भी 33 क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में हम लोग के पास टोटल 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सारे 1 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी में हम लोग के पास टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सारे 2 मार्क्स के होते हैं। इन 8 क्वेश्चन में आपको या तो क्वेश्चन एज़ अ होल दिया होगा, या फिर पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन होंगे। तो आप ट्राई करिए कि आंसर को टू द पॉइंट करिए, ज़्यादा बात को इधर-उधर मत घुमाइए, और ट्राई करिए कि आप एग्जाम्पल हर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पे ज़रूरत हो। सेक्शन सी में हम लोग के पास टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे 3 मार्क, यहाँ पे सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। जैसा कि सेक्शन बी में, वैसा यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन एज़ अ होल गिवन होंगे, और कुछ क्वेश्चन पार्ट्स में गिवन होंगे। उन पार्ट्स में 1-2 पार्ट आपका होगा थ्योरी का, और उसी से रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल का। तो आप अच्छी तरह से इनको आंसर करें। उसके बाद हमारे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वो 3 होते हैं, और वो सारे 5 मार्क्स के होते हैं। इन 5 मार्क्स में वही आपका पार्ट्स गिवन होगा, आपको डिफरेंट पार्ट्स होगा, कुछ पार्ट्स में न्यूमेरिकल होगा, कुछ पार्ट्स में थ्योरी होगा। तो आप इनको भी अच्छी तरह से आंसर करें। इनऑर्गेनिक में जो ज़्यादातर देखा जाता है, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको रीज़न पूछ देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है? मतलब रीज़न पूछ देता है आपसे कि अगर जैसे कि हम लोग ये रिएजेंट चेंज कर देंगे, तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? ये आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें, और अच्छी तरह से केमिस्ट्री को तैयार करें। तो हमने तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया कि हमें कैसे इन 30 दिनों में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो सारे सब्जेक्ट्स डिस्कशन करने के बाद हमें ये कुछ पॉइंट्स कॉमन दिखे कि एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉमन पॉइंट ये था। दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम्स को सही तरीके से बनाना है और लेबलिंग करनी है। इसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। 10 साल के, कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स तीनों चैप्टर से हमें दिखे। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में अपना आंसर शीट लिख रहे हों, तो उन्हें, जो भी आप आंसर कर रहे हो, उसे बहुत नीट एंड क्लीन करिए। सारे स्टेप्स शो करिए, जितने भी फॉर्मूले यूज़्ड हो रहे हैं, सबको अच्छी तरह से वहाँ पे लिखिए। ऐसा करने से टीचर पे काफ़ी
अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आपका एक कोई आंसर कंप्लीट हो और आप अपने नेक्स्ट आंसर पे मूव करें, तो उनके बीच में आप ट्राई करें कि आप 1 से 2 लाइन का गैप रखें। इससे आपकी जो कॉपी होती है वो काफ़ी क्लीन दिखती है। एक और जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि आप अपना जो पेपर है वो ट्राई करें कि 10 टू 15 मिनट्स पहले ही कंप्लीट कर लें। इससे आपको एक रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। रिवीजन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको रिवीजन से जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको अपनी कुछ एरर्स का पता चलेगा, कुछ कैलकुलेशन एरर का पता चलेगा जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं और अपना जो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं उनसे आप बच सकते हैं। काफ़ी बार क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि मैथ में और फिज़िक्स में पेपर लेंथी होता है, तो बच्चे जल्दी-जल्दी के चक्कर में कुछ कैलकुलेशन एरर्स कर देते हैं। तो अगर आप अपना टाइम बचाएँगे लास्ट के 10 टू 15 मिनट तो आप उसमें अच्छी तरह से रिवीज़न कर सकते हैं और अपनी जो एरर्स हैं उनको सुधार सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो जो हमने आप सभी के लिए तैयार किया है, इससे आप पक्का कुछ सीखे होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो इस साल बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। इसके साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले टाइम में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।